आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। नाज़रीन, जिस जुदा हालात की बात की जाए, जहां एक जानिब करोना वबा की वजह से पूरी दुनिया के साथ साथ मुल्क हिंदुस्तान की आवाम भी काफ़ी मुतासर हो चुकी है और पिछले 2 सालों से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम यहाँ की जो गरीब गुरबा अवाम है वो इस मोहलक बीमारी की वजह से एक जानिब जहाँ काफ़ी बेरोज़गारी की वजह से मुतासर थी, ताहम इस दौरान जिस तरीके से जो गुर्बत का साया छाया हुआ है उसको लेकर भी काफ़ी परेशान है। और जहाँ सरकार की जानिब से बड़ी बड़ी स्कीमें भी चलाई जा रही हैं और आवाम के लिए ये भी कहा जा रहा है कि उनको गुर्बत से दूर रखने के लिए मखसूस इक़दाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जहाँ इस दौर में महंगाई की बात की जाए तो महंगाई साथ में आसमान तक पहुंच चुकी है और गरीब गुरबा अवाम के लिए इस वक्त अपना घर का चूल्हा चौका चलाना भी बहुत मुश्किल है। इन सब की बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ के साबका MLA हवेली शाह मोहम्मद तांतरे साहब जो आज हमारे साथ मौजूद हैं और तकरीबन 3.5 साल के पीरियड में बतौर एक MLA भी फ़राइज़ को और ख़िदमात को अंजाम दे चुके हैं और आवाम की गरीबी से बाखूबी वाक़फ़ हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ की तामीर और तरक्की की बात की जाए तो उसको लेकर भी इनकी जानिब से हमेशा इक़दाम उठाए गए थे। शाह साहब, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। शुक्रिया। शाह साहब, जानना चाहूँगा जिस तरह से एक जानिब जहाँ दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद अवाम को कुछ उम्मीदें ज़ाहिर हुई थी कि अब मरकज़ी हुकूमत की जानिब से काफ़ी अवाम की तामीर और तरक्की के लिए जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप मौजूदा हालात को लेकर? एक जानिब जहाँ कोरोना वबा है, दूसरी तरफ बेरोज़गारी है और उसी के साथ साथ महंगाई जिसको लेकर अवाम काफ़ी परेशान है, तो क्या तासुरात पेश करें? ये जो अमीन साहब ये हुआ था 18 मई 2018 को गालबन यहाँ पे जो अवामी हुकूमत थी उसको गिराया गया था और यहाँ पे एक वर्नर रूल लगाया गया था। उस वक्त से लेकर आज तक बहुत कुछ कहा जा रहा है तरक्की के ताल्लुक से। मैं कहता भी रहा हूँ और कहूँगा भी, मुझे बहस एक अपने मुल्क से मोहब्बत होने के मुझे कहना चाहिए। अगर आपने तारीख़ पढ़ी है, आप पीछे से तारीख़ को पढ़ के आप आगे मुस्तकबिल का भी तयन कर सकते हैं कि भाई पीछे जो लोग थे जिन्होंने कैसे काम किए उसका क्या असर पड़ा आगे जाकर। तो मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है अपना कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो कि 2 टुकड़े किए गए, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। ये इसको कहते हैं मिसयूज़ ऑफ पावर या एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, मतलब में जो एक्सेस किया गया। मैं पहले ही कहता रहा हूँ दफ़ा 370-35 से जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है जिसको ख़त्म कर दिया गया है। और आज भी हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की कुछ जमातें आज भी इस 370 को इससे रोटियां अपनी पकाना चाहती हैं, पका रही हैं बग़ैर किसी शर्म के। मैं अभी देख रहा था कि पिछले दिनों जब हमारी कुछ ये सियासी पार्टियां जमातें जा रही थी, प्रधानमंत्री जी ने उनको बुलाया था दिल्ली में, तो श्रीनगर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रही थी कि भाई एक बात सुन लो, हम 370 और 35A पे कोई समझौता नहीं करेंगे। तो मुझे बड़ा रोना आ रहा था कि किस 370-35A की बात करें, उस पर समझौता नहीं करें, वो तो ख़त्म हो चुका है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट में है क्या होता है। लेकिन ये जो रियासत जम्मू कश्मीर के टुकड़े किए गए तो ये दूररस नताज इसके नहीं होंगे, इसके अच्छे नताज हमारे मुल्क के लिए नहीं होंगे। मुझे ये पूरा ये आपको कहना है कि चूँकि हम अब लास्ट लेग पे हैं, हम बीइंग सिटीज़न ऑफ माई कंट्री, मैं ये कहना चाहूँगा जो आप आगे देखने वाले होंगे तो जब ये हुकूमत जाती रहेगी तो फिर उस वक्त ये लिखेंगे कि सबसे बड़ी गलती, चाहे वो नोटबंदी की बात करेंगे, चाहे वो एक अचानक लॉकडाउन की बात करेंगे, चाहे और भी बहुत सी बातें होंगी, लेकिन उसमें अवलियत दी जाएगी कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर की रियासत की इनफरादियत को ख़त्म करने की, उसको टुकड़ों में बांटने की, ये सबसे संगीन गलती थी। उसके बाद आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि कुछ जो बातें अच्छी हो रही हैं उनका मुझे कोई आर नहीं होता कहने में। मुझे एक बीइंग मुस्लिम मुझे कहना भी है, सच्ची इस बात को सच्चा कह दो, उसमें कोई नहीं है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है तरक्की का, तो मुझे इस वक्त तक तरक्की के नाम पर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है जिसको मैं कहूँ कि ये तरक्की हुई है। कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे जो तरक्याती काम है वो अमीन साहब आप जानते हैं रुके पड़े हैं, और किसी भी इंसान के साथ मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ कि यहाँ तरक्की के नाम पे कुछ नहीं हुआ। देखिए, एक जमहूरी निज़ाम होता है, जमहूरी निज़ाम में सब कुछ जो होता है उसकी जो प्रायोरिटी फिक्स करना, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, वो सब आपके रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है। जब आपने असम्बली को ही गायब कर दिया,
जब आपने अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा दिया तो फिर आप ये समझें कि आप कोई तरक्की की बात कर रहे हैं, तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रही। बहरहाल हमें उम्मीद है अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि हमें कोई फ़िक्रमंद होने की चंदा ज़रूरत नहीं है। बीइंग मुस्लिम्स हम ये समझते हैं, हम भी तो इस मुल्क के शहरी हैं, हमें भी तो 370-35 से इसी मुल्क ने दिया था, हमारी इनफरादियत को इसी मुल्क ने तो कायम किया था। तो ये एक धोखा है, तो उसकी कोई हमें परेशानी भी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैंने पिछले एक बार पहले भी कुछ लोग यहाँ पे आए थे, कुछ साहिबान आए थे इंटरव्यू लेने के लिए, मैंने उसमें भी कहा था हमें फ़िक्र परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, 3 तरीके हैं, आप इसको अपोज़ कर सकते हैं, या ताकत से कीजिए, वो आपके पास है नहीं। आप उसको ज़बान से कहिए तो ज़बान भी आपका साथ नहीं दे रही है, तो दिल में उसको बुरा मानिए। तो मैं कहता हूँ इस वक्त हमें एक ही चीज़ करनी है, बड़ा पूरा शुभ दौर है, इस वक्त हमें अपनी आस उम्मीद आरज़ू को अल्लाह की अज़मतों से जोड़ना है और हमें उसके दर का गदा बनना है, अल्लाह से मांगना है। अल्लाह बेहतर सुनने वाला, बेहतर करम करने वाला, बेहतर हफाजत करने वाला है, और वो तो उसकी ज़ाती किबरियाई की शान करीमी यही है ना कि वो चाहता है, जब कहता है कि, जब फरमाता है कि जब चाहता हूँ जानदार को बेजान बना देता हूँ, जब चाहता हूँ बेजान को जानदार बना देता हूँ, जब चाहता हूँ अंधेरों को उजालों में तब्दील कर देता हूँ, जब चाहता हूँ उजालों को अंधेरों। तो हमारी आस उम्मीद का महवर वही है, हमें उसकी ज़ात से पूरा भरोसा रखना चाहिए और उसी के दर का गदा बनना चाहिए और अल्लाह से ही मांगना चाहिए और अल्लाह ही को अपनी आस उम्मीद आरज़ू का महवर बनाना चाहिए। शाह साहब, यहाँ पे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, मौजूदा हुकूमत की बात की जाए, एक जानिब जहाँ हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि गरीब गुरबा आवाम के लिए कई ऐसी पॉलिसियाँ, कई ऐसी स्कीमें जो अमल में लाई गई हैं ताकि गरीब गुरबा को उसका मफाद हासिल हो सके, लेकिन ज़मीनी सतह पर आज भी हम देख रहे हैं कि कई लोगों तक उन स्कीमों के बारे में उन्हें खबर तक नहीं होती है। लेकिन उसी के साथ साथ एक जानिब जहाँ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जमातों की जानिब से काफ़ी एहतजाज किए जा रहे हैं महंगाई को लेकर के। दिन ब दिन आज डीजल पेट्रोल की कीमतें देखिए आप, तकरीबन 104 रुपये तक पेट्रोल पहुँच चुका है, 100 से क्रॉस डीजल हो चुका है। उनका ये कहना था कि जब साबका हुकूमतें रही हैं तो इतनी महंगाई अरूज पर नहीं गई है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर सरकार की बात की जाए तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि जो साबका हुकूमतें थी उनके बीच में अगर बात की जाए, जिस तरीके से PMAY जो स्कीम की बात करें तो वो भी पंचायतों में तकरीबन 1 या 2 घरों को ही उसका बेनिफिट मिलता था, लेकिन आज बीजेपी की हुकूमत में सभी को उसका मफाद मिल रहा है। तो ये जो तानाकशी चल रही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छी बात यह है, मैंने कहा भी है कई बार ये पहले, जो मोदी जी की मुझे अच्छी बात लगती है वो यही है कि कम से कम गरीबों के लिए कुछ हुआ है जो इससे पहले नहीं हुआ था। PMAY की तरफ से आपने कहा हर पंचायत में 2-2, 2.5 केसेस होते थे, आज वहाँ पे सैकड़ों केसेस हैं। गरीबों को कुछ मिल रहा है, कुछ एग्रीकल्चर के नाम पे कुछ लोन मिला है, कुछ फ्री राशनिंग हुई है उनकी, PMAY के नाम पे उनके 1,00,000-1.5 लाख रुपये उनके अकाउंट में किस्तों में जा रहा है। ये काम तो हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गरीबों के ताल्लुक से मैं समझता हूँ मोदी जी ने जो किया है वो दूसरी गवर्नमेंट से बेहतर है। या पेंशन केसेस जो हुए हैं, ओल्ड एज पेंशन केसेस थे, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में पेंडिंग पड़े थे, कोई पुरसान हाल कोई नहीं था। तो अब इस हुकूमत ने अब वो सारे क्लियर कर दिए हैं और पेंशन के नाम पे कहीं भी अब रिकॉर्ड नहीं है, पैसा है, गरीब इंसान जो भी है, ओल्ड एज है, उसको पेंशन मिल सकती है। ये अच्छी बातें हैं मोदी जी की हुकूमत की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सियासी तौर पे उन्होंने ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का ही नुकसान नहीं किया, ये पूरे भारत का नुकसान हुआ है, जो आगे चल कर हमें पता चलेगा कि इसके अच्छे नतीजे नहीं निकलेंगे। मैं ये कहता हूँ अमीन साहब कि मुझे ये एहसास है इस चीज़ का कि बड़े खुशकिस्मत तरीन लम्हात थे वो जब हमारे इस भारत का फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को बनाया गया था, और बड़े खुशकिस्मत लम्हात थे वो जब उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ये श्री मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री भी रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, ये उनकी वो दूर अंदेशी वाली पॉलिसियाँ थी। सिंस इज़ ए नंबर 1 इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उसको उनके पास वो स्किल था, वो कैपेबिलिटी थी कि उन्होंने भारत को, जो इस वक्त भी हमें जो पैसे का फ्लो है, तो ये क्रेडिट गोज़ टू मनमोहन सिंह जी। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। वो जो कहते हैं नहीं बाजी में उन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो पॉलिसियाँ उन्हीं की थी, ये हमारी खुशकिस्मती थी मनमोहन जी का प्राइम मिनिस्टर बनना। तो अब हमारे पास उस कदर कोई ऐसा मसला है नहीं। तो मैं फिर भी समझता हूँ कि महंगाई की बात कह रहे हैं आप इस वक्त, तो ये तो वर्ल्ड वाइड एक चीज़ है कि जिस वक्त कोविड-19 में फंस के रह गई है पूरी दुनिया, तो वो, और उसके बाद हमें फिर हमारे मोदी जी भी बड़े धनवान हैं, सखी बादशाह हैं, कोई 40-42 हज़ार करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया तो वो अफ़गानिस्तान में भी लगा चुके हैं,
चलिए वहाँ के भूखे लोगों का, परेशान हाल लोगों का, गरीब लोगों का, जिनका पिछले 20 साल में जिन पे बड़े जुल्म सितम हुए, वहाँ मोदी जी का 42,000 करोड़ रुपया लगाना, मेरा ख्याल है ये एक बड़ा धनवान ही कर सकता है। ये बड़ी ऊंची सोच थी उनकी, वहाँ पे स्कूलिंग करना, वहाँ पे हॉस्पिटल देना। तो इस तरह से फिर महंगाई तो होगी, जब हम आप इस तरह से पैसा आगे पैसे पीछे फेंकेंगे तो उसके बाद जो गरीबों को पैसा मिल रहा है, तो इसमें है महंगाई है, इसमें वर्ल्ड वाइड एक इशू है ये। मुझे नहीं लगता अब ये पीछे जाएगी, अब इसने आगे ही बढ़ना है। मैंने आपसे कहा कि हमारी आस उम्मीद आरज़ू का महवर अल्लाह की ज़ात है, उसी को आगे हम ये फरियाद करेंगे, मौला हमारी रास्तों को, हमारे मसाइल को आसान फरमा, हमारे रास्तों को आसान फरमा, तो जाकर बेहतर होगा। जो इस वक्त कलजुग का दौर चल रहा है, कुर्ब क़यामत की निशानियाँ सामने आ रही हैं, तो इसमें तो हमें एक ही तौबा इस्तग़फ़ार से ही काम लें, तो फिर जाकर हमारे बेहतरी इसमें हो सकती है। शाह साहब, आपको नहीं लगता है कि जिस वक्त कोरोना वबा का सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त पूरी दुनिया जो है इससे डिस्टर्ब हो चुकी थी, और मुल्क हिंदुस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे भी आवाम को इस कोरोना जैसी महलक बीमारी से महफूज रखने के लिए लॉकडाउन अमल में लाया गया, लेकिन लॉकडाउन के दौरान अब गरीब गुरबा आवाम जो दिन को मजदूरी करते थे उनके लिए भी मखसूस ख्याल रखा गया। मज़दूरों के जो खाता में पैसे जमा करवाने हो, या काश्तकारों की फसलें जो तबाह हो रही हैं उनके खाते में पैसा जमा करवाने हो, या उनको मुफ्त राशन देना हो, और उसी के साथ साथ कोरोना वबा को ख़त्म करने के लिए जो वैक्सीनेशन का अमल दरामद किया गया, यहाँ पे जिस तरीके से वो ड्राइव भी चलाई गई, लोगों को शऊर बेदार किया गया, फ्री वैक्सीनेशन लोगों को लगाई गई, और उसी के साथ साथ अगर अब की बात करें तो हाल से लेकर नवंबर तक लोगों को अभी भी मुफ्त राशन देने का जो ऐलान वज़ीर आज़म की जानिब से किया गया है। आपको नहीं लगता है कि इस दौर में सबको मिलजुल कर जो है इस नाजुक वक्त में उनका साथ देना चाहिए था? जमहूरी निज़ाम होता है साहब, वहाँ पे क्रिटिसिज्म, अपोजिशन, मीडिया, इनका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। ये बड़ी बहस तलब इशूज़ हैं जिस पे अलहदा बहस की जा सकती है कि लॉकडाउन अगर होता तो उसका क्या सिलसिला था, अगर सपोर्ट होती उसका क्या सिलसिला था। एक हमारा एक खुशहाल देश आगे बढ़ रहा है, इसमें और भी ज़्यादा मुराद हम देने की पोजीशन में थे। बहरहाल ये एक अलहदा इशू है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहूँगा, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। और मैंने कहा जो उन्होंने किया, अच्छे काम किए, उसको भी मैंने उसका जिक्र किया। तो आइंदा के लिए आपकी जानिब से बिल्कुल आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं आवाम पुंछ से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा आज से 10 साल पहले गालिबन 2005 में हमने गरीबों का कारवां तश्कील दिया था, और बड़े ही कम अरसे में, जितना आपने कभी नहीं देखा होगा कहीं पे भी कि कोई इस कदर तेज़ी से कोई अपने जो उनका गोल थे वो अचीव हुए। हमने अमीन साहब ये कहा था कि हम पुरखलूस और बेलोस खिदमत का वादा करते हैं आवाम से। मैं जो पौने 4 साल या 4 साल में MLA रहा, जिसमें सिर्फ 2 साल गवर्नमेंट में रहा, तो मैंने पूरा एक खिता जो हमारा है हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी का, बल्कि पुंछ में, बैंडर में, सुलगुड़ में मैंने काफ़ी काम किए हैं। तो मैंने कोशिश की है पुरखलूस और बेलोस मोहब्बत की। तो हमारे गरीबों का कारवां था, गरीबों के कारवां में जो काम हुए वो लामिसाल हैं, वो कहीं कहने की ज़रूरत बार बार मुझे नहीं है, और उसका मैं पहले ही मीडिया के थ्रू चैलेंज कर चुका हूँ। मुझसे पहले जो MLA रहे हैं, जो 18 साल MLA यहाँ रहे, ये चैलेंज पहले ही 2 साल पहले कर चुका हूँ कि जब चाहें, जिस जगह चाहें, वो आकर डिबेट कर सकते हैं। अगर मैंने साबित न किया कि उनके 18 साल से मेरे 2 साल बेहतर थे, ये जो गरीबों का कारवां था, तो मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं रहूँगा। बहरहाल मैं कहना चाहता हूँ अपने गरीबों की जो कारवां है, इसके फ़र्द बशर हर महल्ले में, हर पंचायत में, हर वार्ड में मौजूद हैं, हर जगह पे मौजूद हैं अल्लाह के करम से। तो मैं उन सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि 2 साल से हम चूँकि यहाँ पे कोरोना की वजह से या जो भी हुआ, जो सर्कमस्टांसेस हुए, उसमें खामोशी थी। ईद के फ़ौरन बाद हमारा जो ये फिर अपना सिलसिला शुरू हो रहा है, हम फिर आगे बढ़कर इस पुंछ की तरक्की के लिए अपने खिदमात को पेश करने जा रहे हैं। तमाम मेरे साथियों को गुजारिश है कि जहाँ भी है वो अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें। अगले 10 दिनों के अंदर अंदर हम अपना प्लेटफार्म जो है उसको फिर आबाद करने जा रहे हैं, और फिर जो लोगों के मसाइल हैं बड़े ज़ोरदार तरीके से उनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा उनसे ये पैगाम है कि वो जो हमारे गरीबों के कारवां के जानबाज, वो सिपाही जहाँ भी हैं, वो हमारे रहनुमा, लीडर, भाई बहनें जो भी जहाँ भी हैं, वो अपने आप को तैयार रखें। हमने ये जंग लड़नी भी है और ये जंग जीतनी भी है। आगे जो भी सिलसिला बनेगा वो इंशाअल्लाह ताला
चूँकि गरीबों के कारवां पे अल्लाह के करम का साया है, इसलिए इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदमों को चूमेगी। चूँकि हम एक अच्छी नीयत रखते हैं और हमने बरमला ये आवाम को दिखा भी दिया है मोहब्बत किसको कहते हैं, आपकी इज़्ज़त करना किसको कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के बगैर काम करना, बगैर तअस्सुब के बगैर काम करना किसको कहते हैं, वो हम अपनी शनाख्त करा चुके हैं और आगे के लिए भी हम पुरखलूस और बेलौस मोहब्बत का वादा भी करते हैं और उनकी इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त से बढ़कर चाहें, उनसे मोहब्बत करें और उनके जो मसाइल हैं उनको हल करें, इसका पूरा पूरा वादा भी करते हैं। अल्लाह आपका मेरा हम सब का हामी नसर मददगार हो। अब मैं गरीबों के कारवां के हर फ़र्द व बशर साहिब से, दोस्त से, अहबाब से या जो हमारे रहनुमा उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें। अगले 10 दिनों में हमारा बाज़ाब्ता आगाज़ होने जा रहा है। जी शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ साबका MLA शाह मोहम्मद तांतरे साहब, जिन्होंने अपने तासुरात पेश किए और आवाम से बिलखुसूस जिस तरीके से इन्होंने बतौर MLA आवाम की खिदमत गुजारी और फ़राइज़ को अंजाम देने के साथ साथ आवाम की नुमाइंदगी में भी अपना अहम किरदार अदा किया। और आज भी अगर बात की जाए तो ज़िला पुंछ की आवाम जो है इन्हें बाखूबी तरीके से जानती है, जिस तरह से इन्होंने अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम दिया। लेकिन ये आवाम पुंछ की बदकिस्मती रही कि कुछ ही अर्सा जो है इन्हें अपनी खिदमत गुजारी का मौका नसीब हुआ। हालांकि बड़े बड़े यहाँ के अरमान थे और इस छोटे से वक्त में भी जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे खिदमत गुजारी में अपना जो किरदार अदा किया है, उससे हमें अपने नाज़रीन को बताने की ज़रूरत नहीं, बल्कि यहाँ की आवाम बाखूबी जानती है। तो मज़ीद इन्होंने आवाम से ये अपील की है कि कोरोना के इस नाजुक दौर में जहाँ आवाम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर है, और इस नाजुक दौर में सबको मिलजुल कर अल्लाह की बारगाह में ये खुसूसी दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस मुग़लिक वबा से जल्द निजात हासिल करवाए। और साथ ही जिस तरह से इन्होंने आवाम से ये भी अपील की है कि जिस तरह से इनका जो गरीबों का कारवां जो हमेशा से चलता रहा है, गरीबों की हिमायत करना, गरीबों की जो परेशानियां हैं उनका इजाला करवाना, और हर जगह पे जहाँ पे भी कुछ मसाइल हुए हैं लोगों के मसाइल सुनने के लिए ये बाज़ाते ख़ुद वहाँ पे पहुँचे हैं और लोगों के मसाइल हल करवाने में भी उन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया है। तो आज भी उनकी जानिब से आवाम को ये मखसूस पैगाम दिया गया है कि ईद उल अज़हा के तकरीबन 10 दिन बाद इस गरीबों के कारवां का दोबारा से आगाज़ होने जा रहा है, जिसके लिए अवाम का ताउन की अशद ज़रूरत है। और वह उम्मीद करते हैं कि अवाम का जिस तरीके से पहले उन्हें प्यार और ताउन मिला है, आने वाले वक्त में भी वही ताउन इन्हें मिलेगा। और इस ख़तरनाक दौर से जब हम गुज़र रहे हैं तो इस ख़तरनाक दौर से हमें अपनी हिम्मत और अपनी बाजी को नहीं हारना है, बल्कि हमें अल्लाह ताला की तरफ ख़ुसूसी दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला हमें आने वाले वक्त में हौसला दे, ताकि हम इस बीमारी के साथ साथ जो आने वाली मुश्किलात हैं उनसे भी लड़ सकें। तो आज के प्रोग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।